हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। तो आज हम लोग अपने क्वांट सेक्शन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्वांट सेक्शन जिसको हम लोग बेसिकली कुछ एक नामों से जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्वांट्स, या फिर हम लोग जिसको मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं, या एप्टीट्यूड बोलते हैं, मतलब सभी का एक है। तो आज हम इसकी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पर आपके पंजाब से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कितने लेवल तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं या इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आप लोगों का सिलेबस रहना चाहिए। तो इनिशियली हम लोग एक बार 2-3 मिनट का एक छोटा सा रिव्यू ओवरव्यू देख लेते हैं सिलेबस से रिगार्डिंग, है ना। तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ क्वांट सेक्शन की या मैथ्स या जिसको हम लोग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो ये वो सारा मैथ्स है बच्चों जो आप लोगों ने स्कूल लेवल तक कहीं ना कहीं पढ़ा है। ठीक, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो सिलेबस आज तक पूछा जा रहा है वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहने वाला है ना। पर स्टिल एग्जाम में हम लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। रीजन बीइंग कि सिलेबस तो 10th तक का है, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। उतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितने कि 10th तक थे। टॉपिक्स वही हैं, बट टॉपिक्स को थोड़ा सा एलेबोरेट कर कर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डेप्थ में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार सिलेबस की। तो अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पहले नंबर पर अपना टॉपिक रहने वाला है दैट इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, जहां पर नंबर का सिस्टम समझना पड़ता है। बेसिकली ऐसा चैप्टर जहां पर हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं, नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, नंबर्स कैसे वर्कआउट करते हैं, कुछ एक रिलेशन नंबर्स के, इवन ऑड के रिलेशन कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़नी होती है। नंबर सिस्टम में हम लोग मेनली जो पढ़ने जा रहे हैं, है ना, सबसे पहले नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। नंबर्स की प्रॉपर्टी पर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में कुछ एक एग्जाम्स में देखने के लिए मिले हैं, है ना। नंबर सिस्टम में जो नंबर की प्रॉपर्टी है उसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम लोग प्राइम नंबर्स को यहाँ पर पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर्स को पढ़ेंगे, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स की प्रॉपर्टीज पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं यूनिट प्लेस। नंबर्स की प्रॉपर्टी के बाद यूनिट प्लेस पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट प्लेस के कुछ अच्छे क्वेश्चन आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, नंबर सिस्टम में उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम एक मेजर पार्ट आप लोगों का रहता है। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पर फ्रैक्शन, एक पार्ट यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, ये सारा हम लोगों का नंबर सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर मिसलेनियस कुछ एक डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो हम ना नंबर सिस्टम का पार्ट रहेगा। और नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे परसेंटेज। बेसिकली अर्थमेटिक यहां से स्टार्ट हो जाएगा। परसेंटेज, परसेंटेज के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो चैप्टर आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में आगे जितने भी चैप्टर्स बनने वाले हैं समहाउ इन दोनों चैप्टर से रिलेट रहने वाले हैं। मैं डायरेक्ट रिलेशन दिखा देता हूं कुछ एक चैप्टर्स के। जैसे परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं तो परसेंटेज के साथ आप लोगों का एक चैप्टर हमेशा जुड़ा रहता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज अच्छा है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर आप लोगों का होल्ड अच्छा रहेगा। ठीक है, परसेंटेज अच्छी है तो डीआई में हम लोगों को एक एज मिल जाता है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ पार्टनरशिप, एवरेज, एजेस, एंड द लास्ट वन इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सारे टॉपिक आप लोगों के परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉम्बिनेशन से हो जाने वाले हैं। इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ पढ़ना है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। इसके फर्दर पार्ट रहते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम की बात करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग ट्रेन्स की या फिर बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं। एंड दी लास्ट वन यू कैन से मेंसुरेशन 2D और 3D, जो कुछ एक एग्जाम्स में बहुत अच्छे लेवल पर पूछा जा रहा है। और एक टॉपिक हम लोगों के पास पीपीसी भी है, दैट इज परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन।
जिसको हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे। वेटेज कम है, कुछ एक एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों का लगभग सिलेबस रहने वाला है पंजाब के एग्जाम्स को लेकर के, ठीक है। और ये सारा सिलेबस हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा नेचर ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन बातों पर थ्रू आउट दी स्टडी हम लोगों को फोकस बनाए रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर हम लोगों को फोकस करना है, क्या खाली सिलेबस पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगी, ये सारी बातें समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, किसी भी एग्जाम में आप लोगों को 3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप लोगों में से शायद कुछ एक बच्चों ने पहले एग्जाम दिया हो, कुछ एक टॉपिक्स पढ़कर भी दिया हो, पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों ने एक टॉपिक अच्छे से किया हुआ बट एग्जाम में हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं, उनमें से जो मेजर कारण है हम लोग उसको डिस्कस एक बार करने जा रहे हैं। तो देखो, जो ये 3 कंपोनेंट मैं बता रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत शुरू से देते नहीं, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला टॉपिक क्या है या पहला कंसेप्ट क्या है? दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग पावर। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर। देखो, आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। शब्दों का बहुत बड़ा खेल होने का मतलब कि देखो, हम लोग कोई भी एग्जाम या कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी एक स्टेटमेंट होती है ना। लेट इट बी की क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट रहती है यहाँ पर, उसके बाद सॉल्यूशन की बात की जाती है या ऑप्शंस की बात की जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सारा सिलेबस पढ़ने के बाद भी हम लोग एग्जाम्स में इस स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, या फिर समझ भी पा रहे हैं तो विद इन द टाइम हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग उसको 1 बार या 2 बार पढ़ने की जरूरत पड़ जा रही है, जिसके कारण हम लोग कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दे रहे हैं जितना शायद हमें देना नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग पावर, कि आप लोग क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से और कितनी गहराई तक समझ सकते हो या समझ पा रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी करने का एकमात्र तरीका है आपकी प्रैक्टिस, है ना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग पावर आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी करने के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने हैं। दिस सेकंड पार्ट इज योर सॉल्यूशन, है ना। अब सॉल्यूशन में फर्दर 2 पार्ट रहने वाले हैं। एक आप लोगों का रहने वाला है कंसेप्ट, ठीक, कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक। लेट इट बी की कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आ गया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ ली, बट ऐसा ना हो कि हमें उसके कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है ना, तो अभी हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट की जिम्मेदारी प्योरली मेरी रहने वाली है कि मैं आप लोगों को कितने अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ बिफोर योर एग्जाम। दूसरा पहला पार्ट आप लोगों का रहेगा कि कितनी प्रैक्टिस आप लोग कंसेप्ट समझने के बाद कर सकते हो, ठीक। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है, उनके कंसेप्ट्स भी अच्छे हैं, जिन लोगों का बेसिकली 10th तक मैथ्स बहुत अच्छा रहा है ना। जब 10th तक अच्छा रहा है तो वहां भी अंडरस्टैंडिंग पावर और कंसेप्ट की बात तो की जाती है, बट वहां पर एक तीसरी बात नहीं की जाती है, दैट इज योर कैलकुलेशन स्पीड। क्योंकि 10th तक यही सारा सिलेबस हम लोगों को स्टेप मार्किंग के थ्रू मार्क्स दिलाता था, हम लोगों को स्टेप वाइज सारा कुछ करना पड़ता था। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको बाय हुक एंड क्रुक आंसर निकालना है विद इन सेकेंड्स। आप जितनी जल्दी आंसर निकालेंगे उतना बेटर आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक। तो उसके लिए हम लोगों का कंसेप्ट के बाद कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग क्वेश्चन निकालने लायक तो हैं, आंसर कर पा रहे हैं आप क्वेश्चन का, बट विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी सिलेक्शन से शायद हम लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे, है ना। रीजन बीइंग कि जो आपका एग्जाम है जो ये टाइम ओरिएंटेड एग्जाम है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट इट बी कि 1 घंटे का एग्जाम है, वही 1 घंटे का एग्जाम अगर मैं आपको बोलूं कि 2 घंटे में करना है, तो जिस बच्चे के कंसेप्ट अच्छे थे 10th तक वो शायद सारे क्वेश्चन बना जाएगा, बट मुद्दा है समय का, है ना। तो समय रहते हुए उस क्वेश्चन को बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग पावर और कंसेप्ट के बाद आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर
कैलकुलेशन पार्ट, कि आप लोग कितनी जल्दी से क्वेश्चन का सोल्यूशन बना पा रहे हैं। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिस पर थ्रू आउट दी सिलेबस आप लोगों को फोकस बनाए रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कंसेप्ट से क्वेश्चन बना लिया, बेसिक से क्वेश्चन बना लिया तो उसको जल्दी से नहीं बनाने जा रहे हैं। जल्दी से बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ एक टॉपिक्स में बहुत अच्छे से ट्रिक्स या टिप्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कुछ ऐसा हम लोग तैयारी का स्ट्रक्चर चला करके रखेंगे आपके सिलेबस के लिए। आई गेस यहां तक आप सभी को ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का कैलकुलेशन पार्ट। तो हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, ऑल्दो सिलेबस का छोटा सा रिव्यू हम लोगों ने देख लिया है, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम लोग कैलकुलेशन की बात करते हैं कि एग्जाम में कैलकुलेशन हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या बेसिक पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर थोड़ी दिनों तक वर्कआउट करने के बाद हम लोग कंसेप्ट अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए देखो कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब वो बेसिक 4 ऑपरेशन क्या है? दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। ये 4 बेसिक ऑपरेशन है आप लोगों के कैलकुलेशन को लेकर। किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाली कैलकुलेशन इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशंस पर डिपेंड करती है। बट मुद्दा यह है कि हम इसको कितनी रेंज तक पढ़े हैं और कितने अच्छे से पढ़े। छोटी कैलकुलेशन तो हम सारे बना लेते हैं, बट एग्जाम में आने वाली थोड़ी सी बड़ी, एग्जाम में बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती है, थोड़ी सी बड़ी कंपैरेटिवली आती है, हम उसको कितनी जल्दी से और कितने अच्छे से कर पा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो आई गेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब तो हम सभी जानते होंगे, है ना। स्टिल हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन से देखने जा रहे हैं। ठीक, सिर्फ ये समझने के लिए कि बेसिक क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने टाइम कैसे सेव करना है, और अभी जो मेंटालिटी हम लोगों की 10th तक थी उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ कैसे बढ़ना है। तो एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन एडिशन से रिलेटेड, लेट इट बी कि अपने पास एक क्वेश्चन है 2173 प्लस 5142 is equal to x plus let it be 4134। मान लीजिए एक बेसिक सा क्वेश्चन है और यहां पर हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप यहां पर थोड़ा सा पॉज देकर खुद से एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, और जस्ट बिकॉज ये देखने के लिए कि टाइम कितना लग रहा है। आंसर का मुद्दा नहीं है, आंसर आप सभी निकाल लेंगे, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मुद्दा है समय का। चलो, तो शायद हम लोगों में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि वी ऑल नो कि यहां पर हम लोगों को x निकालना है, तो x को एक तरफ रखना पड़ता है। ठीक, अब x को एक तरफ रखना है तो 4134 जो आपका 4134 है उसे उधर लेकर के जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे हम लोगों में से 2173 प्लस 5142 इन्हें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर वो वैल्यूज के नीचे लिख करके घटाएंगे, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, है ना। बट ये वही ट्रेडिशनल वे है जो स्कूल लेवल पर हम लोगों ने किया है, जो शायद अभी आप लोगों का टाइम सेव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस में टाइम सेव करने के लिए हम यूनिट प्लेस पर वर्कआउट कर सकते हैं। देखो इसका यूनिट प्लेस कितना है, 3। इतनी बात तो हम सभी जानते हैं ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन यूनिट प्लेस से स्टार्ट होती है, हम लोगों ने हमेशा इसे यूनिट प्लेस से स्टार्ट किया है। तो और ये भी पता है आप सभी को कि ये वाली वैल्यू 4134 इधर आनी चाहिए, इधर आकर माइनस होनी चाहिए। तो हम इसको यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि ये दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखो यूनिट प्लेस पर वर्कआउट करते हैं, 3 और 2 मिलाकर के 5, 5 में से 4 गया 1, 7 और 4 11, 11 में से 3 गए 8, 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, 2 और 5 7, 7 में से 4 गए 3। तो हमारे पास जो x का मान आया है, जो x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, वो हम लोग एक सिंगल स्टेप में निकाल पा रहे हैं, दैट इज 3181। तो बस ये छोटे छोटे स्टेप हम लोगों ने सीखने हैं कि हम लोगों ने एग्जाम में ये वाले पर्टिकुलर स्टेप्स को कैसे रिमूव कर कर अपना टाइम सेव करना है। कैलकुलेशन पार्ट के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये पेन जो है ये आप लोगों का दोस्त नहीं है, ये आपका दुश्मन है।
जितना ज्यादा पेन आप लोग चलाओगे उतना ज्यादा समय आप लोगों को लगने वाला है, और जितना ज्यादा समय लगेगा उतना सिलेक्शन से हम लोग दूर होने वाले हैं। तो मेक श्योर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते ही सबसे पहले इस पेन को थोड़ा सा साइड में रख करके कैलकुलेशन पार्ट बनाने होंगे। इनिशियली तो हम लोग थोड़ा सा तंग होंगे, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सालों से हम लोगों को आदत है कोई भी बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं तो सीधा पेन की तरफ भागते हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस बिना पेन के बनाने की कोशिश करो आप लोग, डे बाय डे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाओ, आप लोगों को कैलकुलेशन पार्ट श्योरली इंप्रूव करेगा। तो एक बेसिक सी अप्रोच हम लोगों ने समझी, और ये बेसिक सी अप्रोच आप लोगों की या तो एवरेज चैप्टर में, जहां पर एवरेज का क्वेश्चन आएगा, वहां पर एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, जहां पर सम करना पड़ेगा वहां पर, या फिर दूसरा डीआई, इन दो जगह में से कहीं यूज हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ यूज हो सकता है। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जहां से आपके एग्जाम की मैक्सिमम कैलकुलेशन बनने वाली है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन क्या है और कैसे काम करती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन, क्या आप लोगों में से कोई बच्चा मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन जानता है ना? तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन को समझते हैं, साधारण से शब्दों में समझते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। देखो अगर मैं बिल्कुल ही आसान सी भाषा में आपको बताऊं तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एडिशन का बड़ा भाई, दैट्स इट। आप रिलेट भी कर पाओगे कि एडिशन के साइन से ही मल्टीप्लीकेशन का साइन बनता है। तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एडिशन का बड़ा भाई। और अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, वी कैन से इट इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स इन एडिशन। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब मान लीजिए हमारे पास है 2 into 3, वी ऑल नो, हम सभी को पता है कि इसका आंसर कितना होता है 6, बट कैसे? 2 into 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार जोड़ दीजिए, या फिर 3 को 2 बार जोड़ दीजिएगा। तो अगर हमारे पास कोई बेसिक स्ट्रक्चर आता है मल्टीप्लीकेशन को लेके कि a इंटू बी, तो a इंटू बी का मतलब होगा a को b बार जोड़कर लिखिए b टाइम्स, या फिर b को a बार जोड़कर लिखिए लेट इट बी a टाइम्स। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन शायद कुछ बड़े क्वेश्चंस में हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प करे, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इंप्रूव करवाए। देखो कैसे, उसके लिए मैं एक दो छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन बताता हूं आपको। मान लीजिए अपने पास आ गया है 17 into 11, 17 × 11। ठीक है, ऑल्दो इन सभी के लिए हम लोगों ने ट्रिक्स भी पढ़नी है, बट अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन समझी है उसको थोड़ा सा गहराई में समझने के लिए एक दो बेसिक बेसिक से एग्जांपल बनाते हैं। तो 17 × 11 का मतलब क्या होगा कि 17 को हम लोगों ने कितनी बार जोड़ना है, 11 टाइम्स, कि 17 को 11 बार जोड़ करके लिखना है ना? अगर आपकी डेफिनेशन अच्छी है, अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन को समझते हो, तो आप यहाँ पर पार्टीशन मेथड को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। पार्टीशन मेथड क्या बोलता है कि हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके बड़ी जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। तो 17 को 11 बार जोड़ना है, 17 को 10 बार जोड़ा एक 70, और 17 को एक बार जोड़ा 17, तो कुल मिलाकर एक 87, दैट इज 187। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल है 85 × 99। अब 85 × 99 का मतलब क्या होगा कि हमें 85 को 99 बार जोड़ना है। अब 85 को 99 बार जोड़ना तो बड़ा टास्क है थोड़ा सा, पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि 85 को 100 बार जोड़ लें और एक बार माइनस कर लें, क्योंकि 99 का मतलब क्या होता है 100 में से एक कम, है ना, दैट इज 100 - 1। तो 85 100 में से 85, 8500 - 85 विल बी 8415। तो हम ऐसे पार्टीशन का यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको पेन चलाने की जरूरत बहुत ही कम या शायद ना ही पड़े थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों ने समझी मल्टीप्लिकेशन की। इसके बाद हम लोग कुछ एक कैलकुलेशन पार्ट समझने जा रहे हैं जो कि फिक्स पैटर्न कैलकुलेशन के पार्ट्स हैं, जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन विद 5। तो मल्टीप्लिकेशन विद 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि हम किसी भी नंबर को 5 के साथ जल्दी से कैसे गुना कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो किसी भी नंबर को मान लीजिए 12 गुना 5 की बात करते हैं। और बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, 12 गुना 5 डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, तो हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पहले से याद होगा, है ना। लेकिन भी हमें याद नहीं है और हमें जल्दी से बनाना है, तो हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझनी है कि 5, हम लोग 5 को 10/2, 5 कैन बी रिटन एज 10/2, तो हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं। अगर हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम 12 गुना 10/2, हालांकि ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, मुझे आपको समझाना है तो मुझे लिखना है। आप 2-4 एग्जाम्पल ट्राई करोगे तो उसके बाद आप लोगों को इस चीजों को नहीं लिखना है। तो देखो 12 गुना 10/2, 2 से काटा तो 6 आ गया, 6 गुना 10 कितना हो गया 7, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 60। अल्टीमेटली हम लोगों को करना क्या है, जिस भी नंबर को हम लोगों ने 5 से गुना करना है, हम जस्ट उसका आधा कर देंगे और पीछे एक जीरो लगा देंगे, अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो एक बड़े एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट इट बी, हमें करना है 84 गुना 5, 84 इंटू 4। तो हम क्या करेंगे, 5 की जगह 10/2 सोच लेंगे मन में, है ना, लिखना नहीं है। और फिर इसको 2 से काटेंगे, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42, दैट इज 42, है ना, और पीछे एक जीरो, तो आंसर कितना हो गया 420। तो गुना 5 के लिए हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर 5 से गुना करना है तो उसको आधा कर कर पीछे जीरो लिख देंगे। अच्छा एक बड़े एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए अपना एग्जांपल है 4862 गुना 5, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसे आधा कर देना है ना, आधा करना या 2 से भाग करना। 4 को 2 से भाग किया तो 2 आ गया है, 8 को किया तो 4 आ गया है, 6 को किया तो 3 आ गया है और 2 को किया तो 1 आ गया है, पीछे जीरो। तो 4862 को जब हम लोग 5 से गुना करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24,310। और ये थोड़ा सा आसान एग्जांपल भी था क्योंकि मैंने यहाँ प्योरली इवन नंबर लिया। प्योरली इवन नंबर का मतलब कि हर वैल्यू यहाँ पर इवन थी, है ना। चलो अच्छा एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए 7, 8, 9, 4, 6, 2, 5, 8 गुना 5। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर हम लोगों के पास आ गया है जिसे 5 से गुना कर करके लिखना है। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से भाग किया तो कितना आया 3, है ना। वो कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जैसा हम लोग स्कूल में करते थे ना, कि अगर मान लीजिए हम लोग 78 को भाग करने जा रहे हैं 2 से, तो क्या करते थे कि 3 पर चला गया, 6 आ गया, 1 बच गया है, ऊपर से 8 उतारा तो 18 बन गया। बस ये इतना सा बेसिक आपको ध्यान में रखना है। तो 7 को भाग किया तो कितने आया 3 आ गया, 1 बच गया है, और पीछे से 8 आकर जुड़ा तो 18 बन गया है। 18 के लिए कितना आ गया 9, 9 के लिए कितना आना चाहिए बच्चों 4, 1 बच गया है, पीछे से 4 आकर इसके साथ जुड़ेगा तो 14 बन जाएगा। 14 के लिए यहाँ पर आधा कर दिया तो 7। 6 को 2 से भाग किया या आधा किया 3, 2 के लिए 1, 5 के लिए 2, 2 गुना 2 4 होते हैं, है ना, 1 बच गया है, पीछे से 8 आकर जुड़ा तो 18, 18 के लिए 9 और पीछे 0। आधा करने के बाद पीछे 0 लगा देनी है। तो ये है आप लोगों की मल्टीप्लीकेशन विद 5, कि हम किसी भी नंबर को आसानी से 5 के साथ कैसे गुना कर सकते हैं, है ना। चलो अच्छा इसमें हम लोग एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये इवन नंबर था, अगर ओड नंबर आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो विषम संख्याओं के लिए भी ये इतना ही आसान रहने वाला है। देखिए किस तरह से 47 इंटू 5, अगर 47 को 5 से गुना हम लोगों ने करना है, 2 से भाग किया तो 2 आ गया है, और 7 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया 3.5। अब जब हम लोग किसी भी नंबर को 5 से गुना कर रहे हैं और वो नंबर विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो वो हमें जो आंसर देगा वो दशमलव में देगा, और हम इस दशमलव को नहीं लिखेंगे। रीजन कि एक 5 का मतलब 10/2 था ना, एक जीरो बची हुई है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों का डेसिमल खत्म हो जाता है, तो ये कितना बन जाएगा 235। तो जो विषम संख्याएं हैं वो और भी आसान हो जाती है, आपको सिर्फ आधा करना है। देखो 4 का आधा 2, 7 का आधा 3.5, दशमलव नहीं लिखना है, बस इतना ही काम है।
है ना। एक संख्या और देखते हैं, मान लीजिए आ गया 165 गुना 5, तो 16 का आधा कितना हो गया है 5, और 5 का आधा, सॉरी 16 का आधा हो गया 8, और 5 का आधा होता है 2.5, 2.5, है ना। और 2.5 में हम लोगों ने दशमलव यानी कि पॉइंट को नहीं लिखना है, हमारा आंसर हो जाएगा 825। अब बड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा जहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन विद 5, किसी भी संख्या को 5 से कैसे गुना करना है जल्दी से वो सीखा। अब देखो 5 से गुना करने का मतलब आप किसी भी संख्या को 50 से गुना करना, 500 से गुना करना या 0.5 से गुना करना, ये सब सीख चुके। बस अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ जीरोस ही शिफ्ट करनी है ना। अगर 5 की जगह 50 से गुना कर रहे होंगे तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, 500 से कर रहे होंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, इस तरह से। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन विद 25, जिसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 5 से ज्यादा रहती है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रतिशत में, या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए किस तरह से, मान लीजिए अपने पास है 36 गुना 5, 25। अब देखो 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है कि 2 बार 5 से गुना। अब अगर 2 बार 5 से गुना करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार आधा करना पड़ेगा और 2 जीरो लगानी पड़ेगी। हमें पता है ना, हम 5 को 10/2 लिख सकते हैं, पहले 5 को भी 10/2 और दूसरे 5 को भी 10/2 लिखा, तो ये कितना बन गया है 100/4। तो हम लोग सीधा सीधा इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जहां पर 36 दिखे, 36 गुना 25 दिखा है, 25 को हम लोग 100/4 मान लेंगे। तो हमें करना क्या होगा, इसे 4 से भाग कर दिया 9, और 100 से गुना किया तो 900। तो कुल मिलाकर आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि 5 को हम लोगों ने 10/2 मान लेना है और 25 को हम लोगों ने 100/4 मान लेना है। तो 5 के केस में 2 से भाग करेंगे पीछे 0, और 25 के केस में 4 से भाग करेंगे पीछे 2 जीरो। एक बड़े एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल आ गए 8724 गुना 25। तो हमें क्या करना होगा, ये जो बड़ी संख्या है इसे पहले 4 से भाग करना पड़ेगा। 8 को 4 से भाग किया 2, 7 को 4 से भाग किया तो 1, 4 गुना 1 4, 3 बच गया है, और पीछे से 2 आकर जुड़ा तो कितना बन गया 32। 32 के लिए 8 और 4 के लिए 1, पीछे 2 जीरो। तो इसका सही आंसर होगा 2,18,100। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, प्रैक्टिस में उतारनी है, जिसके चलते हम लोग कुछ समय सेव कर पाएंगे, एक सब थोड़ा सा एज हम लोगों को बाकी बच्चों से मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये एक कैलकुलेशन पार्ट देखा, एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट और देखेंगे, बाकी हम लोग लेक्चर्स, हर लेक्चर से पहले 2-4 मिनट 5 मिनट एक केसेस देखते चलेंगे। तो आज हम लोग 2 केस पढ़ लेते हैं। आज एक हम लोग पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन विद 11, कि किसी भी संख्या को 11 के साथ जल्दी से कैसे गुना करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, आप लोगों के पास एक टॉपिक आता है मेंसुरेशन 2D और 3D, जिसमें हम लोग बात करते हैं एरिया वॉल्यूम की। ठीक है, और मेंसुरेशन 2D 3D में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दैट इज पाई, है ना, जो आप लोगों ने 10वीं तक भी पढ़ी है। और आपको पता है कि हर एरिया वॉल्यूम के लिए आपको पाई की जरूरत लगती है। और पाई की संख्या क्या, पाई का मान क्या होता है 22/7। तो अगर हम लोग 11 से गुना करने सीखेंगे ना, तो ये 22/7, 22/7 वाला कैलकुलेशन पार्ट अपना आसान हो जाएगा। अब देखो 11 से कैसे गुना करते हैं किसी भी संख्या, मान लीजिए 17 गुना 11 करना है, तो 17 गुना 11, देखो यही वाला एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पार्टीशन से समझा था, जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन समझी थी। क्या समझा था, 17 गुना 11 का मतलब हो गया कि 17 को 11 बार जोड़ना है। अब 17 को अगर 11 बार जोड़ना है तो 10 बार एक तरफ जोड़ दीजिए और एक बार एक तरफ जोड़ दीजिए, 170 और 17 मिलाकर 187 हो गया है ना। पर यहां पर हम लोग उसको और भी आसान कर सकते हैं। देखो 17
जिस भी संख्या को 11 से गुना करना है उसे ऐसे ही लिख लेना है। 17 को 11 से गुना करना था तो मैंने 17 को खोल करके लिख लिया है, और बीच में इन दोनों का जोड़ 7 और 1 8 वो लिख लिया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया है 187, दैट इज 187। ठीक, अब ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखो हम लोग स्कूल लेवल पर इसे इस तरह से बनाते हैं, 17 गुना 11 के लिए 7 और 1 आ गया, यहाँ पर क्रॉस आ गया, फिर 7 और 1 आ गया। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि इसको 7 को यहाँ लिख रहे हैं, 1 को यहाँ लिख रहे हैं, और बीच में दोनों का जोड़ लिख रहे हैं। तो यही बात जो हम लोगों ने स्कूल में स्ट्रक्चर के साथ समझी है, आज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट समझ ले रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए 24 गुना 11 है, तो 24 को ऐसे ही लिख देंगे, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनल आंसर विल बी 264, जिसे हम लोग 264 बताएंगे, है ना। इस तरह से हम लोग, अब मान लीजिए यहां पर एक कैरी फॉरवर्ड का केस भी हम लोग समझ लेते हैं। अब मान लीजिए 27 या 37 गुना 11 हो गया। अब 37 गुना 11 होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 आएगा और यहां पर क्या आएगा 7। तो 3 और 7 बीच में कितना बनना चाहिए 10। अब 37 गुना 11 इतनी बड़ी संख्या तो नहीं आनी चाहिए। हुआ क्या कि यहां पर हमारे पास देखो, यहां भी हमने एक ही रखा, एक ही डिजिट रखा, तो यहां भी हमारे पास जो स्पेस था वो एक ही डिजिट का था, पर हमारे पास संख्याएं कितनी आ गई हैं, 2 आ गई हैं, 1 और 0। तो हम 0 को अपने पास रखेंगे यहां से, यहां पर 7 और 3 10 बनता है, और 1 को आगे भेज देंगे, कैरी कर देंगे। फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 407। अब ये वाला पॉइंट फिर से अच्छे से समझने के लिए हम इन तीनों एग्जांपल्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे, बस इस बार स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। अब देखिए किस तरह से। देखो अपना पहला एग्जांपल था 17 गुना 11। तो अब हमें क्या करना है, हमें इकाई के अंक से स्टार्ट करना है। देखो इकाई का अंक कितना है 7। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर 7 लिख लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे 7 और 1 8, और फिर पहली संख्या को ऐसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दो संख्याएं हैं, है ना, तो सबसे पहले इकाई का अंक, फिर इन दोनों को जोड़कर, और फिर दहाई का अंक। अब जैसे 24 गुना 11 है, तो सबसे पहले 4, फिर 4 और 2 6, और फिर 2 को इसी तरह से। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 264। अब 37 गुना 11 है, देखो सबसे पहले क्या आएगा 7 इसी तरह से आ जाएगा, फिर 7 और 3 10। तो 10 में से एक 0, एक ही स्पेस है अपने पास, हम लोग एक ही डिजिट रख पाएंगे, बाकी सारा हमें आगे भेजना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो 3 और 7 कितना हो गया 10, तो 10 में से 0 यहां रखा और 1 आगे चला गया। अब 3 और 1 4, तो यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा 407। यहां पर हम लोग एक बड़े एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 3 डिजिट की। मान लीजिए 123 गुना 11 आ गया। तो हमने क्या समझा है, अच्छा एक बार 123 गुना 11 बेसिक से कर देखते हैं क्या होना चाहिए था। ये होना चाहिए था 3 2 1, यहां पर क्रॉस, फिर 3 2 1। देखो आप लोग ये सारे शॉर्टकट खुद से भी बना सकते हो, बस आपको ऑब्जर्वेशंस थोड़ी सी हाई रखनी होती है। सब स्कूल लेवल पर ही मिलेगा, बेसिक वही है सारा बच्चों जो आप लोगों ने पढ़ लिया है 10वीं तक, बस उसे मॉडिफाई करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम वहां पर क्या करते थे बच्चों, देखो 3 को ऐसे ही लिखते थे, फिर 3 और 2 आ जाएगा, फिर 2 और 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो वही पैटर्न हम लोगों को यहां पर लगा देना। देखो सबसे पहले क्या आएगा 3, सबसे पहले ये 3 आ गए, फिर ये 3 और 2 आ गए 5, फिर ये 2 और 1 आ गया है 3, और फिर 1 को ऐसे लिख देंगे। तो सही आंसर क्या बन जाएगा इसका 1 3 5 3। ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं कैरी फॉरवर्ड भी जिसमें हो। चलिए देखिए, मान लीजिए 8 7 5 2 4 गुना 11। इतनी बड़ी संख्या को हम लोगों ने 11 से जल्दी से गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक 4, सबसे पहले एक ही लेना है ना, इकाई का, फिर 2 2 के पेयर बनाते चलेंगे जहां तक 2 वैल्यूज आएंगे। अब देखो 4 आ गया एक बार, 4 और 2 6, 2 और 5 7, 5 और 7 12, 12 है तो 2 ही लिख पाएंगे, एक हमें आगे भेजना पड़ेगा, दैट इज कैरी फॉरवर्ड।
7 और 5, सॉरी 7 और 8 15, और एक जो कैरी था 16। तो 16 का 6 आ गया है और एक कैरी बचा है। अब 8 अकेला भी तो आना है एक बार, 8 और 1 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9,62,764, दैट इज 96276। तो ये हम लोगों ने पढ़ा छोटा सा मल्टीप्लीकेशन का केस। तो आज हम लोगों ने 2-3 केसेस ही पढ़े हैं, 5 से गुना करना, 25 से गुना करना और 11 से। चलिए अब हम लोग यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं स्केयर की। स्केयर और क्यूब आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, चाहे वो मैथ्स की बात हो जिसको हम लोग एप्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर वो रीजनिंग की बात हो जिसको हम लोग तर्क शक्ति बोलते हैं। दोनों ही चीजों में स्केयर और क्यूब का इंपॉर्टेंस काफी रहता है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से स्केयर निकालना सीखेंगे। ठीक, और कुछ एक स्केयर और क्यूब आप लोगों को याद भी करने हैं। स्केयर क्या होते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग हिंदी में या पंजाबी में वर्ग बोल देते हैं, यानी कि पावर 2, घात 2। पहले स्केयर समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 बार गुना करना, इसको पावर बोलते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग 2 को 3 बार गुना करेंगे आपस में। तो जहां पर पावर 2 होती है ये स्केयर कहलाते हैं, और जहां पावर 3 होती है ये क्यूब कहलाते हैं। तो कुछ एक बेसिक स्केयर्स और क्यूब आपको याद रखने हैं। स्केयर जो आप लोगों को याद रखने हैं 1 से लेकर 25 तक। देखिए इतने स्केयर आप सभी को याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक स्केयर याद है तो बाकी सारे स्केयर हम लोग जल्दी से निकालना सीख सकते हैं। अब वो देख लेते हैं कैसे सीखेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, आज हम लोग स्केयर निकालने के 2 तरीके समझेंगे। एक तरीका उन बच्चों के लिए जिनको स्केयर पहले से याद है या याद करने की इच्छा है कि आप लोग हाँ बना लोगे, इसको याद कर लोगे। और एक उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सर 25 तक स्केयर याद नहीं कर पाएंगे, बस 10-12 तक याद हो जाते हैं, इतना काफी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को 1 से लेकर 25 तक स्केयर याद है, या याद वो लोग जल्दी से कर लेंगे। तो इस केस में बड़े स्केयर कैसे निकालने होते हैं वो समझते हैं। ठीक, मान लीजिए आपको 104 का स्केयर निकालना है। तो 104 का स्केयर अगर आपको निकालना है बच्चों, तो हमें यहां पर लगाना होता है बेस मेथड। ऑल्दो हम लोग मोस्ट लाइकली अगले लेक्चर में बेस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जब बेस पढ़ेंगे तो हम इसको वहां पर पढ़ लेंगे। ऐसे ही कर लेते हैं, फिर हम इसको जहां पर कल बेस पढ़ेंगे तो कल हम यहां पर इसको बेस के थ्रू पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको यहां पर डायरेक्ट सेकंड अप्रोच बताता हूं, जहां पर उन बच्चों के लिए एक टेक्निक है जिनको ज्यादा नहीं 10-12 तक याद करने हैं इसके। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास, आपने 10-12 तक स्केयर याद किए हुए, मान लीजिए आपके पास स्केयर निकालने के लिए आ गया 21 का, कि 21 का स्केयर निकालने। तो 21 का स्केयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 डिजिट का स्केयर या 3 डिजिट का भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरह से 2 लाइनें लगा लेनी है। अब फिर क्या करेंगे कि जो इसमें पहली संख्या है 2, उसका स्केयर यहां लिखें। 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4। और ये जो दूसरी संख्या है इसका स्केयर यहां लिखेंगे। 1 का स्केयर कितना हो जाएगा 1। और बीच में क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर करके लिख देंगे। 2 गुना 1 2 गुना 2 4। फिर से समझा देता हूं कि जो इकाई का अंक है, जो लास्ट अंक है, उसका स्केयर कर कर यहां पर लिखा गया। जो दहाई की संख्या है उसका स्केयर कर कर यहां लिखा गया, और बीच में इन तीनों को गुना कर कर लिखा। 2 गुना 1 गुना 2 कितना बन गया 4। तो यहां पर अपना फाइनल आंसर आ गया 441। ये 21 का वर्ग होता है, 21 का स्केयर होता है। ठीक, चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने निकालना है 32 का स्केयर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे 2 लाइनें लगा लेनी है मुझे। अब 2 का स्केयर सबसे पीछे आएगा 4, और 3 का स्केयर सबसे आगे आएगा 9।
और बीच में क्या आएगा, इन तीनों को गुना कर करके, 3 गुना 2 6 गुना 2 12। ठीक, अब यहां से यहां पर क्या हुआ कि तीनों ही जगह हम लोगों के पास एक एक संख्या आई, तो हम लोगों ने उसको ऐसे ही लिख लिया 1 4 4, ये 441 बन गया। अब यहां देखो, यहां से 4 आ गया है, यहां पर कितनी संख्याएं आ गई, 2 संख्या आ गई हैं, कौन कौन सी, 1 और 2, दैट इज 12। तो हम लोग यहां से 2 को यहां लेकर के आएंगे और 1 को आगे भेजेंगे, ये जुड़ेगा यहां जाकर के, ये बन जाएगा 10। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1024। करना क्या है अल्टीमेटली, हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि जो यूनिट प्लेस है उसका स्केयर यहां पर आता है, जो 10th प्लेस है उसका स्केयर यहां पर आएगा, बीच में आता है इन तीनों का प्रोडक्ट, 3 गुना 2 गुना 2। फिर एक एक संख्या उठानी है, यहां से 4 आ गया, 12 में से 2 आ गया है, एक आगे चला गया है कैरी, 9 और 1 10। तो यहां पर फाइनल आंसर हो गया 1024। एक दो एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 45 का स्केयर, हालांकि ये नंबर एंड विद 5 है, इसके लिए हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे, पर अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। 45, तो 45 में देखो 5 का स्केयर यहां पर आएगा 25, 4 का स्केयर यहां पर आएगा 16, और बीच में क्या आना चाहिए, इन तीनों का प्रोडक्ट, 4 गुना 5 20, 20 गुना 2 40। तो पहले स्टेप में तो हमने लाइनें लगाकर इस तरह से संख्याएं लिख लेनी है, फिर एक एक डिजिट अपने पास रखना है, यहां से कितना उठाएंगे 5, ये 2 आगे चला गया है, 2 आगे गया तो 40 और 2 कितना हो गया है 42, तो 42 में से यहां 2 आएगा और फिर ये 4 आगे चला जाएगा, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो बन गया 2025, 2025। चलो एक और एग्जांपल बनाते हैं 2 डिजिट का, फिर एक या दो एग्जांपल हम लोग 3 डिजिट का देखेंगे। मान लीजिए हमें बनाना है 94, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, संख्याओं का स्केल लिखना है, जो इकाई का अंक है 4, इसका 16 और 9 इसका 81, और बीच में लिखना है तीनों को गुना कर करके, 9 गुना 4 36 गुना 2 72। तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 6, एक आगे जाकर के जुड़ेगा, कितना बन जाएगा 73, 73 का 3, और ये 7 आगे आकर जुड़ जाएगा 88। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8836। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो संख्याओं का या 2 डिजिट का नंबर जो भी अपने पास रहेगा उसका स्केयर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल हम लोग 3 डिजिट वाला भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर बात की गई है 112 का स्केयर निकाल। अब देखो 112 का स्केयर, अच्छा 112 का स्केयर निकालने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या ये मेथड पहले कभी पढ़ा है। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों ने, मैक्सिमम तो क्या सभी बच्चों ने ये मेथड कभी ना कभी पढ़ा हो, है ना। कहाँ पढ़ा होगा वो मैं बता देता हूँ, नया नहीं आप लोगों के लिए। इसकी जो कहानी है, एक्चुअल कहानी जो है, इसका जो लॉजिकल पार्ट है, जो बेसिक है, वो आप सभी ने पढ़ा होगा। इस सब का लॉजिकल पार्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे काम करता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेसिक फॉर्मूला कभी ना कभी हम लोगों सभी ने पढ़ा, और इसी फॉर्मूले पर हम लोगों ने ये एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो पहला एग्जांपल था 21, तो 21 में हम लोगों ने a को कितना मान लिया है 2, और b को कितना मान लिया है 1। तो हम लोगों ने आगे लिखा a का स्क्वायर, बीच में पीछे लिखा b का स्क्वायर, और बीच में लिखा 2ab। हर एग्जांपल में हम लोगों ने ऐसा ही किया है। देखो यहां पर भी देखो 45, तो 45 में क्या है कि हम लोगों ने इस 4 को कितना मान लिया है a, और 5 को क्या मान लिया है b।
तो देखो यहां पर हम लोगों ने लिखा a का स्क्वायर, यहां पर लिखा हम लोगों ने b का स्क्वायर और बीच में लिखा है 2ab। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका बच्चों वो यही है, जो हम लोग ये लाइन लगाते हैं, यहां पर जो लिखते हैं दैट इज a स्क्वायर, यहां जो लिखते हैं वो b स्क्वायर है, और जो यहां पर लिखते हैं वो 2ab, और एक एक डिजिट हम लोग अपने पास रखते रहते हैं। अब हम लोग करने जा रहे थे 112 का स्क्वायर। अब हम लोगों ने a प्लस बी तो दो ही डिजिट्स के लिए पढ़ा है और उसे यहां पर भी बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो 11 है इसे हम लोग a मान लेंगे और 2 को हम लोग b मान लेंगे। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 2 का स्क्वायर कितना हो गया है 4, और बीच में क्या आना चाहिए 2ab। तो 11 गुना 2 22 गुना 2 44, ऐसा बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो सबसे पहले यहां से कितना आ जाएगा 4, यहां से क्या आ जाएगा फिर से 4, और ये 4 आगे जाकर के जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा 125। तो जो फाइनल आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 12,544। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों को अपने लेवल पर करनी है, कुछ बड़े एग्जांपल्स लेकर के। और तो हम लोग एक फाइनल एग्जांपल 3 डिजिट का लेने जा रहे हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, चलिए, और फिर मैं यहां से आपको कुछ एक पॉइंट्स में भी निकालना सिखाऊंगा, दशमलव में हम लोग इन वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए 312 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना, हालांकि इतने बड़े एग्जाम्पल आपके पास आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट हाँ मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो a को क्या माना जाएगा 31 और b को क्या माना जाएगा 2। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर यहां पर लिख लिया जाएगा 4, और 31 का स्क्वायर 961, और बीच में क्या लिखा जाएगा इन सभी को गुना करके 31 गुना 2 62 गुना 2 124। अब हमें पता है कि हमने अपने पास एक ही डिजिट रखनी होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 4, यहां से क्या आ जाएगा फिर से 4, और ये 12 अगर जाकर के जुड़ जाएगा, तो 961 और 12 मिलाकर 973। तो 312 का जो वर्ग होगा, जो स्क्वायर होगा, वो होगा 97,344। तो इस तरह से आप लोग 3 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। हालांकि इतना बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के पास नहीं आएगा, आपके पास जो रेंज रहती है 125 150, ये रेंज आप लोगों के पास रहती है। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में 2 ही डिजिट का आप लोगों से पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि आप लोग 2 डिजिट के कुछ एक एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से उठा करके उसको बनाओगे, स्क्वायर निकालना सीखोगे। स्क्वायर का दूसरा तरीका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस वैल्यू के थ्रू। ठीक है, अभी हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन पार्ट और सीखते हैं। ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ये आप लोगों ने कभी ना कभी देखा भी होगा। तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, हाउ टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद 9 डबल 9 और ट्रिपल 9 और 4 टाइम्स 9। बेसिकली नंबर ऑफ नाइन्स के साथ किसी भी संख्या को जल्दी से आप लोग कैसे गुना कर सकते हो। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के किसी क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है। आप लोगों ने कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, 8735 गुना 9999 प्लस में 873 गुना 999। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला छोटा सा पार्ट हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत आसान है। चलिए, तो इस तरह, अच्छा इस तरह का जब आप एग्जांपल देखते हो ना तो वो फिक्स पैटर्न रहता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई एग्जांपल आएगा तो वहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो मैं पहले पैटर्न समझा देता हूँ आप लोगों को। वो पैटर्न देखो क्या है, यहाँ कितनी संख्याएं हैं 4, तो यहाँ भी 9 कितनी बार लिखा गया है 4 बार लिखा गया है। यहाँ कितने हैं डिजिट 3, तो यहाँ भी 9 को कितनी बार लिखा गया है 3 बार लिखा गया। हालांकि कम ज्यादा हो सकता है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि
एग्जामिनर ने आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यहाँ पर जानने की इच्छा रखी होगी, तभी वो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन में डालता है। तो अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि जब नंबर ऑफ डिजिट दोनों तरफ सेम हो और एक तरफ 9, 9, 9, 9 ऐसा कुछ हो, तो हम उसे जल्दी से कैसे गुना कर सकते हैं। और वही हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए 7 गुना 9, हालांकि सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, 7 गुना 9। हम मान लेते हैं कि 7 गुना 9 कितना होता है, 63 ही हम लोग नहीं जानते, पर हमें इसको जल्दी से निकालना है। तो देखो, किसी भी नंबर को 9 के साथ गुना करना हो, या 2 बार 9 के साथ 99 से, या 3 बार 9, 9999 या 999 के साथ करना हो, तो पहला स्टेप है आपका, पहले स्टेप में हम लोग -1 करते हैं। अब -1 किससे करते हैं, उस नंबर से। तो जिस भी संख्या को आप लोगों ने गुना करना है उसमें से 1 घटाकर लिख देंगे। तो 7 में से 1 गया, कितना आ गया, 6। दूसरा, अब हम लोगों ने देखना है, पहले स्टेप में क्या करना है, -1 करना है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने बाय एडिशन उसको 9 बनाना है। बाय एडिशन 9 बनाने का मतलब क्या है कि सम शुड बी 9, सम 9 बनना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या पड़ा है, 6। तो मुझे बताओ भाई, हम लोग 6 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए। 6 में 3 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 9 बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 63। दोनों स्टेप फिर से समझो। पहले स्टेप में 1 घटा करके लिख देना है, -1 कर देना है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, उसे 9 बनाने के लिए जितना चाहिए वो उसके साथ लिख देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं सिंगल डिजिट का। मान लीजिए 8 गुना 9 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 घटा कर लिखेंगे। 8 में से 1 गया तो कितना आ गया, 7। अब 7 में कितने जोड़े जाएं कि वो 9 बन जाए, 7 में 2 जोड़ने पड़ेंगे ना मुझे। तो 7 और 2 9, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 72। चलो अब हम लोग इसे 2 डिजिट पर लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपका एग्जांपल है 25 गुना 99। और हालांकि ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में ऐसे एक एग्जांपल समझा था पार्टीशन से, कि 25 गुना 99 का मतलब है 25 को 99 बार जोड़ना है। तो आप 25 को 100 बार जोड़ दीजिएगा, वो 2500 बन जाएगा। फिर 25 घटा दीजिएगा, 2475 बन जाएगा। पर यहाँ पर हम लोग उससे भी जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहला स्टेप, दोनों स्टेप ध्यान में रखने हैं। पहले स्टेप में आपने 1 घटाना है, तो 25 में से अगर 1 घटाया तो कितना बन गया, 24। ये पहला स्टेप पूरा हो गया। पहले स्टेप में से 1 घटाना है, पूरी संख्या में से 1 ही घटाना है बस। ऐसा नहीं करना है कि हर डिजिट में से 1 घटाए, कि 2 में से 1 गया तो यहाँ 4 1 आना चाहिए, नहीं। 25 में से 1 गया 24, 87 हो गया तो 87 में से 1 गया 86, इस तरह से। तो ये बन गया 24। अब इसे 9 बनाना है। देखो 2 को 9 बनाने के लिए कितना लगेगा, 7। और 4 को 9 बनाने के लिए कितना लगेगा बच्चों, 5। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 2475। तो आपको पहले केस में 1 घटाना है और दूसरे केस में उसको 9 बनाना है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये है 73 गुना 99। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 73 में से 1 घटाना पड़ेगा, कितना बन जाएगा, 72। और फिर उसके बाद इसे 9 बनाना है। तो देखो 7 को 9 बनाने के लिए 2, और 2 को 9 बनाने के लिए 7। तो फाइनल आंसर हो गया 7227। एक बड़ा एग्जांपल हम लोग, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 8000 या 87542678, और इसे गुना करना है। बस मेक श्योर कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों तरफ क्या है, वो सेम होनी चाहिए। अगर नहीं भी सेम होती है तो हम लोग उसको 0 लगा कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। पर आमतौर पर आप लोगों के पास अगर सिंप्लीफिकेशन में यहां से क्वेश्चन आता है तो वो दोनों तरफ संख्याएं बराबर ही देगा आपको। अब देखो, इतना बड़ा एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा तंग हो जाएंगे, पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया गया है। हालांकि ये आपके एग्जाम का सबसे आसान क्वेश्चन रहने वाला है, कब, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो बच्चों, मुद्दा यही है कि आप लोग कितना पढ़ करके एग्जाम में जा रहे हैं। तो देखो यहां से सबसे पहले इस पूरी संख्या में से 1 घटाएंगे। 1 घटाया तो कितना बन गया, बाकी सब तो सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट में से 1 घटा कर लिख देंगे। जहां 7 8 था वहां 7 7 रह जाएगा। 78 में से 1 गया 77। तो ये पहला स्टेप पूरा होता है, जहां पर हम लोगों ने -1 किया है। और उसके बाद सभी को 9 बनाना है। देखो 8 को 9 बनाने के लिए क्या लगेगा, 1। 7 के लिए कितना लगेगा, 2। 5 के लिए 4, 4 के लिए 5, 2 के लिए 7, 6 के लिए 3, और 7 7 के लिए
2 2। ये इतना बड़ा आंसर हम लोग कुछ एक सेकंड्स में निकाल पाएंगे। कब? अगर प्रॉपर्टी क्लियर है। तो मुद्दा यही है कि आपको मैक्सिमम चीजों की प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम बच्चों सच में आसान है अगर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों के लिए बहुत लेंथी हो सकता है। शायद इसी एग्जाम्पल में हम लोग 3-4 मिनट लगा जाएंगे, जो आमतौर पर 5 से 6 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये पहला लेक्चर था बच्चों। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन विद 5, मल्टीप्लीकेशन विद 25, मल्टीप्लीकेशन विद 11 ये पढ़ा। एक हम लोगों ने स्केयर निकालना सीखा बच्चों, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखिए 99999 वाली। अगले लेक्चर तक आप लोगों को 1 से लेकर 25 तक स्केयर याद रखने हैं बच्चों, सो दैट कि हम लोग स्केयर का दूसरा मेथड बेस वैल्यू वाला पढ़ सके। और जितना आज हम लोगों ने किया है इंटू 5, इसके 15-20 एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट बनाने हैं खुद से वैल्यूज लेट कर करके, है ना। इंटू 25 कोशिश करनी है कि बिना पेन के बनाए जाए। 15-20 एग्जाम्पल, 1 से लेकर 25 तक स्केयर, ये आपको याद करने हैं। 1 से लेकर 15 तक क्यूब, ये बहुत जरूरी है। और 1 से लेकर 20 तक टेबल, ये बहुत जरूरी है कैलकुलेशन पार्ट के लिए। और 10-12 एग्जाम्पल आप लोगों को बनाने हैं मल्टीप्लिकेशन विद 11 के। तो ये पहले लेक्चर से आप लोगों का जो टास्क है ये है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच।